आवाज आ रही है वैसे आपको? जी सर। ठीक है, आप कीजिए चले। हमने जो लास्ट टाइम रिकॉन्सिलिएशन शुरू की थी, मतलब क्वेश्चंस जो हमारे हो गए थे, इससे पीछे पीछे हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गए थे, इस पॉइंट तक। ठीक है, हमने प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स के अंदर सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के जो नोट्स थे उसको शुरू किया था, डिस्क्लोजर जोन से टैक्स एक्सपेंस वाले। और हमने कहा था जो बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर्स है अभी हम उसको डिस्कशन नहीं कर रहे, हमने सिर्फ कंपोनेंट और टैक्स एक्सपेंस उसको लेके हम शुरू किया था हमने। तो उसी को लेके हम आगे चलते हैं ताकि वो जो हमारे नोट्स है वो क्लियर हो जाए और आपके लिए चीजों को क्लियर। हमने उस दिन पढ़ा था नोट्स के लिए, जो उस दिन का लेक्चर है उसके अंदर टैक्स एक्सपेंस का एक नोट बनाना है, इसके ऊपर लिखना है हमने, मतलब एबीसी लिमिटेड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ नोट्स टू द अकाउंट फॉर द एंड दिस, फिर टैक्स एक्सपेंस, फिर उसके नीचे लिखना हमने करंट टैक्स। ठीक है, करंट टैक्स के अंदर लिखना है फॉर द ईयर, नीचे लिखना है प्रायर ईयर, फिर आना है डेफर्ड टैक्स, उसमें आना है फॉर द ईयर, और इधर आना है रेट ऑफ चेंज। ये टैक्स आना है। ठीक है, यहां मैंने इन दोनों को फिगर्स ली थी। और इसके बाद इधर लिया था टैक्स एक्सपेंस। ये वो चीज है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। हमने कहा था जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर टैक्स एक्सपेंस डालना है, हम वहां निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर वहां निकालेंगे टैक्स एक्सपेंस। उस टैक्स एक्सपेंस का इस तरह नोट बनेगा। ठीक है, उस दिन हमने ये भी डिस्कशन की थी, ये जो फॉर द ईयर है ये क्या है, एक्चुअली हमारा करंट टैक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में, उसमें ऐड करते हैं इनएडमिसिबल या एडमिसिबल, लेस करते हैं वो चीजें, ये वहां से निकलेगा। और डेफर टैक्स के लिए जो फॉर द ईयर है, ये जो हमने कैलकुलेट की थी डेफर टैक्स की कैलकुलेशन के बाद हमने जो क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, ओपनिंग और क्लोजिंग के फर्क से जो आया था, ये दो फिगर्स आएगी वहां से। इसके बाद ये जो रेट ऑफ चेंज है ये करना कैसे, इसको डिस्कस करेंगे हम। और प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ये दोनों चीजें ना करंट टैक्स में कैलकुलेशन करते हुए लेते हैं ना हम डेफर टैक्स। ये जो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट क्या है, तो प्रीवियस ईयर की टैक्स हमारे ऊपर लिएबिलिटी थी पेमेंट के हवाले से या मे भी रिवर्सल के हवाले से, उस एडजस्टमेंट की वजह से जो करंट ईयर में हमें पेमेंट करनी पड़ी है वो है प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। उसको डायरेक्ट हम इधर लेंगे, कहीं और नहीं लेंगे। इसी तरह रेट ऑफ चेंज, इसको आगे डिस्कस करता हूं आज। इसके बाद ये है डिस्क्लोजर के टैक्स एक्सपेंस, उसके बाद क्या आएगा करंट, करंट के अंदर फॉर द ईयर प्रायर ईयर एरर, डेफर टैक्स के अंदर फॉर द ईयर रेट ऑफ चेंज, और इन सब का टोटल टैक्स एक्सपेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होगा। इसके बाद हमने शुरू की थी रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, ये भी डिस्क्लोजर्स का पार्ट है इनकम स्टेटमेंट के। ठीक है, डिस्क्लोजर्स के अंदर रिकॉन्सिलिएशन भी बनानी होती है। पहले ये बनाएंगे टैक्स एक्सपेंस नंबर 1, और फिर बनाएंगे नंबर 2 से नीचे। और जो फॉर द ईयर और डेफर टैक्स है ये दोनों वर्किंग्स बनेंगे नोट्स के लिए। उसके बाद मैंने कहा था हम लिखेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट, लेट अज्यूम करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट है 200 रुपीज। ठीक है, फिर हम कहेंगे टैक्स
एट द रेट ऑफ 30%। 30% क्या है? करंट टैक्स रेट, ये 28% 32%, ये जो फिगर कर रहा हूं ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट। यहां अकाउंटिंग प्रॉफिट का लेना है, क्या आएगा वो 60 रुपीज, और इसको डबल लाइन से क्लोज करते हैं। हमने पढ़ा था जो डेफा टैक्स जिस दिन हमने स्टार्ट किया था, हमने उस दिन ये बात डिस्कस की थी, जो हम टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर रेट लगा के जो टैक्स निकलता है वो टैक्स इक्वल होता है फॉर द ईयर प्रीवियर फॉर टैक्सेशन, जिसको हमने फॉर द ईयर करंट टैक्स कहा था, प्लस डेफा टैक्स फॉर द ईयर। इसका मतलब जो ये 60 रुपए इधर हमारे कैलकुलेट हमने किए अकाउंटिंग प्रॉफिट पर रेट लगाने से, जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं, ये किसके साथ मैच होना चाहिए? इस करंट टैक्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, थोड़ी सी तब्दीली आएगी, थोड़ी सी चेंजिंग होगी, जिसकी वजह से ये आपस में मैच नहीं करेंगी। हमने उसी को, इस 60 को इस टैक्स एक्सपेंस के साथ मैच करने को ही हम रिकॉन्सिलिएशन कहते हैं। इसलिए रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट, मतलब ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट पर हमने टैक्स का रेट निकाला है वो रिकॉन्साइल हो जाए किसके साथ? एक्चुअल टैक्स एक्सपेंस के साथ। इसी को हमने रिकॉन्सिलिएशन करना है। अब रिकॉन्सिलिएशन के लिए रट्टे नहीं लगाने, रट्टे वाली 4-5 आइटम बता दूंगा, इसमें ये भी लिख लो, ये भी लिखो, ये भी लिख लो। एक बेसिक रूल, सबसे बेसिक रूल, अब बेसिक चीज आप समझे, जो चीज, जो भी आइटम करंट टैक्स की कैलकुलेशन के में से निकली हो, मतलब जिस तरह अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन आ गई, नहीं तो अगर टेम्परेरी डिफरेंस है तो उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर ली। वो आइटम जो करंट टैक्स की कैलकुलेशन और डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं हुई, इन शॉर्ट ये मैं रटे कर दूं, वो सारी की सारी आइटम किस पर आएगी? रिकॉन्सिलिएशन के अंदर। मैं फिर बोल रहा हूं, वो आइटम्स जो करंट टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड थी, जिसको लेस कर दिया गया करंट टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, और उस आइटम को दोबारा डेफर्ड टैक्स के लिए भी नहीं लिया गया, तो उसके ऊपर क्या आएगी? वो रिकॉन्सिलिएशन में आएगी। मतलब वो सारी आइटम जो परमानेंट डिफरेंसेस हो गए, इसके अलावा और भी चीजें होंगी जो रिकॉन्सिलिएशन में आएगी। अब उस दिन मैंने डिस्कस की थी बात एक एग्जेम्प्ट इनकम की, एग्जांपल दे रहा हूं एग्जेम्प्ट इनकम। एक आइटम एग्जेम्प्ट इनकम क्या है? वो इनकम, जी जी, जो चीजें माइनस की और उसके बाद उन चीजों के ऊपर वो परमानेंट डिफरेंस थी, मतलब डेफर्ड टैक्स के लिए भी उसको कंसीडर नहीं किया। अगर कोई चीज हमने करंट अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स एक्सपेंस जाने के लिए कोई एडलेस की भी है, लेकिन उस चीज के ऊपर किसी और तरह, जिस तरह डेप्रिसिएशन एडलेस करते हैं, लेकिन एसेट के ऊपर हम क्या करते हैं? टेम्परेरी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट, तो वो आइटम इस रिकॉन्सिलिएशन में नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर वाली ये दो आइटमें आ गई, ये दोनों उसके साथ रिलेट करते हैं। अब जी फैज बटी, जी बेटा। क्यों भाई, उनसे हमने बताया पहले एग्जांपल, वो एक किस्म की हमारा परमानेंट डिफरेंस ही है ना, जो हम यहाँ लिखेंगे, टेम्परेरी नहीं लिखेंगे हमें। परमानेंट डिफरेंस भी, परमानेंट डिफरेंस, क्योंकि परमानेंट डिफरेंस ना करंट टैक्स में आया ना डेफर्ड टैक्स में। जी क्लियर? जी। आपने इस रिकॉन्सिलिएशन को सोचते हुए सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो हमने 30% रेट लगाया, ये लगाया अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अकाउंटिंग प्रॉफिट। हमने इसको रिकॉन्साइल करना है टैक्स एक्सपेंस के साथ। अब टैक्स एक्सपेंस के अंदर देखो 4 चीजें आ रही है, करंट टैक्स के अंदर फॉर द ईयर, प्रायर ईयर, डेफर्ड टैक्स के अंदर फॉर द ईयर, प्रायर ईयर, ये 4 चीजें हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जेल में रखना है, ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट रेट लगा, ये रिकॉन्साइल होना इन 4 चीजों के मजमूए के साथ। तो इसको कैसे करेंगे ये पहले कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा, बाद में हम इसको फाइनलाइज कर लेंगे। ओके, ठीक। जिस तरह एग्जेम्प्ट इनकम आ गई, एग्जेम्प्ट इनकम वो इनकम है जिस पर कोई टैक्स कैलकुलेट, जिस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी, और एग्जेम्प्ट इनपुट डेफर्ड टैक्सेशन के लिए अंदर भी नहीं आती। इसका मतलब क्या हुआ? जब एग्जेम्प्ट इनकम फॉर द ईयर होगी, जो ये अकाउंटिंग प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग वाले तो एग्जेम्प्ट इनकम को मानते हैं, तो ये जो 200 रुपया है
अकाउंटिंग प्रॉफिट का। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर ये जो 200 लिखा हुआ है, इस 200 के अंदर एग्जम्प्ट इनकम ऐड है, ठीक है। इसका मतलब इस 200 के अंदर अगर एग्जम्प्ट इनकम ऐड है, तो हमने जब इस पर 30% रेट लगाया, तो जो एग्जम्प्ट इनकम है उसके ऊपर भी रेट लग गया, ठीक है। जब हमने इसको मैच करने गए इस टैक्स एक्सपेंस के साथ, तो टैक्स एक्सपेंस की 4 फिगर्स के अंदर फॉर द ईयर, प्राइर ईयर, डेफर्ड टैक्स, रेट ऑफ चेंज, इन चारों की 4 फिगर्स के अंदर कहीं पर भी क्या एग्जम्प्ट इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया गया? नहीं किया गया। तो क्या हुआ, हमारा डिफरेंस आ गया किसका? एग्जम्प्ट इनकम का, क्योंकि इधर रेट अप्लाई किया, एग्जम्प्ट इनकम के ऊपर टैक्स लग गया। इस करंट टैक्स की कैलकुलेशन डेफर्ड, कहीं पर भी एग्जम्प्ट इनकम पर कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं किया गया, तो ये हमारा मैच नहीं करेगा। इसको आपस में मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट मैं कहता हूं मेरी एग्जम्प्ट इनकम थी 10 रुपए, तो 10 का 30% जो होगा वो क्या बनेगा, 3 रुपए। वो इस 60 में से माइनस करूंगा तो मेरा टैली होगा, अदरवाइज ये टैली नहीं होगा। ये होगी नंबर 1 एग्जम्प्ट इनकम। नंबर 2 आगे परमानेंट डिफरेंसेस। नंबर 2 परमानेंट डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस क्या है? वो एक्सपेंस जो फ्यूचर में हमें दोबारा अलाउ नहीं होना। इसका मतलब करंट टैक्स की कैलकुलेशन करते वक्त भी उस एक्सपेंस को डिसअलाउ कर दिया, कुछ भी कर दिया, और डेफर्ड टैक्स के लिए भी उसको नहीं लिया। जब दोनों इधर हुआ तो वो एक्सपेंस इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हुए तो एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ है। अगर ये एक्सपेंस कैलकुलेट हुआ है तो उस एक्सपेंस की वजह से ये जो हमारा 60 है, ये जो 60 है, इसके ऊपर इसका इंपैक्ट आया हुआ है। अब परमानेंट डिफरेंस 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो परमानेंट डिफरेंस है कोई एक्सपेंस के रेलेवेंट। अगर एक्सपेंस के रेलेवेंट परमानेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब एक्सपेंस तो टैक्स वालों ने नहीं माना। जब एक्सपेंस टैक्स वालों ने नहीं मांगा तो टैक्स प्रॉफिट हमारा ज्यादा। जब टैक्स प्रॉफिट ज्यादा, तो यहां जो टैक्स एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया है, टैक्स एक्सपेंस ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं सारा एरिया, तो यहां जब प्रॉफिट ज्यादा आया तो यहां टैक्स भी एक्सपेंस भी ज्यादा आ गया। तो ये वाला टैक्स एक्सपेंस इस अकाउंटिंग प्रॉफिट वाले के साथ मैच नहीं करेगा, क्योंकि इस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर वो एक्सपेंस अलाउ है। तो जब वो एक्सपेंस अलाउ हुआ, ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है 200 रुपए का, ये 200 रुपए का असल में ज्यादा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 200 के प्रॉफिट को, वो जो परमानेंट डिफरेंस एक्सपेंस का, उस परमानेंट डिफरेंस के एक्सपेंस के ऊपर जो टैक्स बनता है उसको ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर मैच होगा। तो वो जो परमानेंट, लेट वो मैं कहता हूं 20 रुपए का परमानेंट एक्सपेंस का डिफरेंस था, तो 20 का 30% हम लेंगे जो कि 6 रुपए बनते हैं, उस 6 रुपए को ऐड करेंगे, तो हमारा ये दोनों आपस में मैच होंगे। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, हैंड रेस कर ले। कोई क्वेश्चन? जी फैज बटी। क्यों भाई, इसकी आपने भी एग्जांपल करवानी है ना? इसकी परमानेंट डिफरेंस की? नहीं, ये जो टैक्स एक्सपेंस और रिकॉन्सिलिएशन। और रिकॉन्सिलिएशन वाले आगे क्वेश्चन आने हैं, वो करेंगे हम। जी ठीक है, ठीक। अभी तो मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं आपको, बात क्लियर होगी। ठीक। बाद में यस रट्टा सर। भी लगा लेंगे चीजों को, मतलब याद कर लेंगे इसमें ये चीजें आती है। ये कॉन्सेप्चुअली एक एक चीज को बता रहा हूं, परमानेंट डिफरेंस क्यों ऐड करते हैं, एग्जाम्प्ट इनकम क्यों ठीक करते हैं लेस, ये मैं उसकी डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। ठीक ये ठीक है भाई, थैंक यू। ये लिया उसने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर जिशान साहब ने कहा था कि जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ टेम्परेरी डिफरेंस निकालने की, जी उसमें परमानेंट भी कवर हो जाता है सर? बेटा, जो टेम्परेरी डिफरेंस है उसमें परमानेंट भी कवर होता है, मतलब मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, क्या सर ने बताया? सर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में सर जो फर्क होता है इसमें, वो कह रहे थे कि परमानेंट भी सर कवर हो जाएगा। जो परमानेंट डिफरेंसेस हैं, क्वेश्चन ये है, उसकी आप टैक्स बेस क्या लेते हो? नील सर। टैक्स बेस नहीं लेते हो परमानेंट डिफरेंस की? पक्की बात है? यस सर। अगर मैं कहूं एक एसिड है,
ठीक है। यस सर। उस एसेट की, ठीक है, उस एसेट की जो मेरे पास अमाउंट आ रही है वो आ रही है 100 रुपए और वो हैविंग नो टैक्स कंसिक्वेंसेस है फ्यूचर, तो उसका क्या लोगे आप? सर वो हैविंग नो कॉन्सिक्वेंसेज तो कैरिंग अमाउंट ही लेंगे टैक्स बेस की। कैरिंग अमाउंट लेंगे ना। ये परमानेंट यस डिफरेंस सर। जो इधर मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसकी हम परमानेंट डिफरेंस, ये वो है जो हैविंग नो टैक्स फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस है। ये सही है सर। रिकॉन्सिलिएशन बता रहा हूँ। ये मैं जो आपने चीजें पढ़ी है ना उसको नहीं छेड़ा, वो एज इट इज है। वो तो आपने उसके थ्रू कैलकुलेट क्या करना है, ये फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स, एम आई राइट? यस सर। क्या मैंने उसको ऐसे ही। कोई उसको छेड़ा है? नहीं छेड़ा। नो सर। मैंने जो टैक्स एक्सपेंस निकाला, टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलते हैं? फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स नंबर 1, ठीक है, यस सर। प्लस करंट टैक्स, उसको मिला के, ठीक है। उसमें कुछ 2 आइटमें और भी डिस्कस की हमने। जब पढ़ा था सर ने पहला लेक्चर दिया था, सर ने कहा था जो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर रेट लगता है, करंट और डेफर्ड सबको मिलाकर जो टैक्स एक्सपेंस बनता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सेम निकलते हैं। याद है वो एग्जांपल पहले दिन वाली सर की? यस सर। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, जो आप टैक्स एक्सपेंस निकालते हो और अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर जो सेम रेट निकालते हो, ये दोनों आपस में मैच करना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है। लेकिन ये मैच नहीं होता। उसकी रीजन ये 4-5 डिफरेंसेस है। जिस तरह हम बीआरएस में रिकॉन्सिलिएशन ही बनाते थे, यस आपको सर। ये वो रिकॉन्सिलिएशन में सिखा रहा हूं आपको, ठीक है सर। ठीक है। वो जो फॉर द ईयर आपने निकाला उसके ऊपर मैं वर्किंग नहीं कर रहा। मैं रिकॉन्सिलिएशन का बड़ा आसान आपको रट्टा लगवा सकता हूँ। ये मैं 5 ऐड में लिखता हूँ, मैं बता दूं तो इसको ऐड करना है, इसको लेस करना, आपको याद। मैं आपको उसके अंदर जो आइटम्स क्यों ऐड लेस करना, मैं उसकी डिस्कशन कर रहा था आपके साथ। बात समझ लगी? रिकॉन्सिलिएशन। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ, ओके जी। राबिया, सर आप अपनी क्लास का टाइम थोड़ा एक दिन पहले अनाउंस कर दिया करें। अभी देखा है क्लास अभी ज्वाइन की, आप थोड़ा सा रिवाइज करवा दें। तो क्लास का टाइम तो ये वही है जो 11 बजे वाला। जो अगर स्पेशल को टाइम नहीं चेंज हो तो उसमें मैं चेंज बता देता हूँ। स्पेशल सर अभी मतलब पता नहीं था सर, आपने जो करवाया वो थोड़ा सा रिवाइज ये करवा दें। ये आपने लास्ट मेरी क्लास ली थी, लास्ट वाली। जी सर। ये जी अभी तक वही करवाया है, सिर्फ वही रिवाइज करवाया है बच्चों को। नोट करें जरा, देख के देखिए जरा। टैक्स एक्सपेंस, करंट, डेफर्ड, रिकॉन्सिलिएशन, वो सिर्फ 2 ऐट में, एक एग्जेम्प्ट इनकम और दूसरी परमानेंट डिफरेंस। सर प्रायर ईयर टैक्स का बताएंगे? प्रायर ईयर नहीं नहीं, टैक्स अब करंट टैक्स में भी हो सकता है और डेफर्ड टैक्स में भी। नहीं, डेफर्ड टैक्स में रेट ऑफ चेंज है। मैंने प्रायर ईयर का अभी नहीं बताया, मैंने ये 2 आइटमों का अभी डिस्कस नहीं किया, अभी सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं डेफर्ड टैक्स और रेट ऑफ चेंज के ऊपर आऊंगा, प्रायर ईयर और रेट ऑफ चेंज के ऊपर कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। राबिया बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी सर। बात समझ। अभी मैंने प्रायर ईयर और टैक्स एक्सपेंस रेट ऑफ चेंज का नहीं बताया। करंट टैक्स फॉर द ईयर कैलकुलेट करना आता है आपको? जी सर। डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर आता है? जी सर। अभी इसी के ऊपर। और रिकॉन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट उस दिन डिस्कस किया था, क्यों रिकॉन्सिलिएशन करते हैं हम। सर ये नहीं आती रिकॉन्सिलिएशन, ये बता दें। ये वही तो सिखा रहा हूँ, अभी मैंने कंप्लीट कब की है, अभी तो सिखा रहा हूँ आपको। ओके सर, चलें आप, ओके सर आप कंटिन्यू करें, सॉरी। जी जी, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब हम चलते हैं इससे आगे। हमने बात की, हमने रिकॉन्सिलिएशन की अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स एक्सपेंस का, उसके रेलेवेंट हमने बात की। फर्स्ट बात हमने क्या की, हमने कहा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट था हमारे पास, उसके ऊपर में डायरेक्ट रेट निकाला, तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर ये जो 60 है दैट इज एप्लीकेबल ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। हमने डेफर टैक्स की बेसिस ये पढ़ी थी पहले दिन ही, जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट रेट लगता है वो मस्ट बी इक्वल किसके आता है, जो टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर होता है, जिसमें करंट टैक्स आता है जिसको प्रीमियम फॉर टैक्सेशन कहते हैं, दूसरा डेफर टैक्स, दोनों को जमा करे नेट करे तो इसके बराबर आना चाहिए। लेकिन यहां आकर डिस्कशन ये आई, बाज़ औक़ात ये बराबर नहीं आता, उसके पीछे हमेशा बराबर होता है,
ये 100% कंफर्म में बराबर होता है, लेकिन जो बराबर नहीं होता उसकी कुछ रीजन है। वो क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम। मतलब जब हम एग्जेम्प्ट इनकम इस 200 के प्रॉफिट के अंदर ऐड है, जो यहां पर हमने टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन की है, टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते हुए ना करंट ना डेफर्ड कहीं पर भी हमने एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर अपना टैक्स एक्सपेंस नहीं लिया, तो क्या हुआ? उस वजह से हमारा ये प्रॉफिट आपस में मैच नहीं करेगा। तो हमने एग्जेम्प्ट इनकम का जो टैक्स एक्सपेंस है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट की के अंदर ऐड है, ये 60 के अंदर आ गया, उसमें से उसका हमने रेलेवेंट पार्ट लेस कर दिया। इसी तरह परमानेंट डिफरेंस की बात की। परमानेंट डिफरेंस की वजह से हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट और करंट टैक्स, ये जो टैक्स एक्सपेंस आपस में मैच नहीं होगा, हमने इसको नेट कर देना। नंबर 3, ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट को कहीं पर भी ये जो प्रायर ईयर टैक्स है नंबर 1, और नंबर 2 रेट ऑफ चेंज, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन किए, कहीं पर अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर प्रायर ईयर एडजस्टमेंट या रेट ऑफ चेंज टैक्स की हमने एडजस्टमेंट नहीं की। इसका मतलब ये जो अगर हम इस टैक्स एक्सपेंस की फिगर को मैच करना चाहते हैं, जिसमें 4 आइटम है, एक आइटम की है फॉर द ईयर, नंबर 2 प्रायर ईयर, फिर डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर, फिर रेट ऑफ चेंज, तो हम इन 2 आइटम्स को, जिसको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज और प्रायर ईयर, जब तक यहां पर उसको ऐड या लेस नहीं करेंगे, हमारा कभी भी ये अकाउंटिंग प्रॉफिट पर लगा हुआ रेट इसके साथ मैच नहीं करेगा। क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो 200 रुपए है, उसके अंदर ना रेट ऑफ चेंज का कहीं पर कोई इंपैक्ट आया है और ना ही प्रायर ईयर एरर का है। तो इसमें प्रायर ईयर एरर, जो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट है, जो प्रायर ईयर करंट टैक्स है, वो ऐड भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, दोनों में फर्क है। अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, प्रायर ईयर एक्सपेंस को, तो उस सूरत में ये ऐड होगा। अगर टैक्स पे नहीं कर रहे, हमें रिडक्शन में दी है, मतलब टैक्स रिलीफ मिल रहा है, तो उस सूरत में क्या होगा? ये लेस होगा, तो प्रायर ईयर एडजस्टमेंट आएगा। नंबर 4 आइटम प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, ठीक है, ये जो करंट है। और नंबर फिर आएगा चेंज ऑफ रेट। इसी तरह अगर चेंज ऑफ रेट की वजह से टैक्स एक्सपेंस बन रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इधर ऐड करेंगे, और लेकिन अगर चेंज ऑफ रेट के टैक्स एक्सपेंस इधर डिक्रीज हो रहा है, तो इधर भी हम डिक्रीज करेंगे। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, रेट ऑफ चेंज कैसे लेते हैं, अभी तक इसका नहीं। और नंबर 5 इस पर आइटम आती है लोअर रेट इनकम। लोअर रेट इनकम से मुराद फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन है। जब कैपिटल गेन के ऊपर हमने करंट टैक्स कैलकुलेट किया, ठीक है, या किसी भी कोई कैपिटल गेन था जिसके ऊपर हम दिया, डिविडेंड इनकम थी जिसके ऊपर हमने डेफर्ड टैक्स क्रिएट किया, तो हमने वही रेट यूज किया जो उसके रेलेवेंट है। इसका मतलब वो लोअर रेट भी हो सकती है और स्लैश हायर रेट भी हो सकती है। मैं भी किसी के ऊपर नॉर्मल से हायर रेट हो, इसलिए लोअर और हायर रेट में दोनों लिख रहा हूं। जब हमने इस टैक्स एक्सपेंस पर कैलकुलेशन की, तो टैक्स एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते वक्त उसके ऊपर उसका रेलेवेंट रेट अप्लाई हुआ। लेट कैपिटल गेन की एग्जांपल दूं, मैंने करंट टैक्स के अंदर उसके ऊपर रेट लगाया 15%। लेट अब वही कैपिटल एसेट जिस गेन है मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर भी ऐड है। अब अगर दोनों आपस में मैच करना है, तो मैच करने के लिए क्या जरूरी है? तो अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर जो वो कैपिटल एसेट्स है, कैपिटल गेन है, उस पर 15% ही रेट लगे, 30% ना लगे, फिर ही टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग प्रॉफिट वाला एक्सपेंस आपस में मैच करेगा। लेकिन जब हमने इसके ऊपर ये पहला ही रेट लगाया, तो ये 30% जब अकाउंटिंग प्रॉफिट पर रेट लगा, तो इस अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर कैपिटल गेन भी इंक्लूड है, उस कैपिटल गेन के ऊपर भी 30% रेट लग गया। अब क्या होगा? अगर कोई लोअर रेट आइटम है, उस पर 30% रेट लग गया, मतलब इस आइटम के ऊपर 15% एडिशनल रेट लग गया। तो अब क्या करेंगे हम रिकॉन्साइल करने के लिए? जो हायर रेट हमसे एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब 30% रेट लग गया, लगना कितना चाहिए था? 15%। बाकी बचा कितना? 15% जो एडिशनल लग गया है, अब उसको हम इधर से लेस कर देंगे। इसी तरह अगर कोई हायर रेट इनकम है, मतलब नॉर्मल टैक्स रेट है हमारा 30%, उस इनकम पर लग रहा है 40%,
तो फिर क्या करेंगे, जब 40% लग रहा है तो इधर हमने रेट अप्लाई किया होगा 30%, तो लगना कितना था 40%, 40 माइनस 30%, 10% मजीद ऐड कर देंगे। लोअर रेट है तो लेस कर देना है, हायर रेट हो तो ऐड कर देना है। तो इसके बाद जब ये डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे तो यहां पर जो एक्सपेंस आएगी नेट हमारा, ये एक्सपेंस और जो हमने कैलकुलेट किया है फॉर द ईयर टैक्स एक्सपेंस, जिसके अंदर क्या फॉर द ईयर प्रायर ईयर आ रहा है, डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर, चेंज ऑफ रेट, उन सबको नेट करने से जो उधर फिगर आएगी ये दोनों आपस में क्या होगी, सेम सेम। इसके अलावा और चीजें भी है लेकिन वो भी आपके लेवल पर डिस्कशन नहीं। इसका मतलब इन शोर लिस्ट करूं तो क्या आएगा, सबसे पहले लिखेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट एक्स एक्स एक्स, फिर लिखेंगे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 40%, 32% जो भी है ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, ये आ गया एक्स एक्स एक्स, ठीक है, ये डबल लाइन से। उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे किसका, नंबर 1 एग्जेम्प्ट इनकम लेस हो जाएगी, ठीक है। परमानेंट डिफरेंस वो लेस भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू नेचर है। उसके बाद आएगा प्रायर ईयर एडजस्टमेंट, जो करंट टैक्स की है वो भी ऐड भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है। अगर वो करंट टैक्स में उधर वो करंट टैक्स के अंदर जो प्रायर ईयर अगर टैक्स एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा है तो इधर भी इंक्रीज कर देंगे, अगर उधर डिक्रीज कर रहा है तो इधर भी डिक्रीज कर देंगे। इसी तरह आएगी चेंज ऑफ रेट, वो भी इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है, अगर उधर इंक्रीज तो इधर इंक्रीज, अगर उधर डिक्रीज तो इधर डिक्रीज। और लास्ट पर आएगा लोअर या हायर रेट इनकम। अगर लोअर रेट इनकम है तो ऊपर ये जो 30% लगा हुआ है तो हमने ज्यादा रेट लगा दिया, तो लोअर रेट इनकम पर जितना एक्स्ट्रा लगा उसको हम लेस कर देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा बैलेंस आएगा, ये बैलेंस हमारा टैक्स एक्सपेंस जो हमने दूसरा कैलकुलेट किया, वो कैसे कैलकुलेट किया, करंट टैक्स की कैलकुलेशन की, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन की, प्रायर ईयर रेट ऑफ चेंज, वो दोनों आपस में क्या होंगे, मैच होंगे। ये क्वेश्चन के अंदर लाजमी नहीं है एक क्वेश्चन में 5 आइटम हो, मे भी किसी क्वेश्चन में 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या मे भी कोई भी ना हो एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। बात क्लियर? ये जो मैंने इतनी उस वक्त की डिस्कशन की, असल में अगर ये 5 चीजों को आप ऐड भी कर दे, ये 5 चीजें रिकॉन्सिलिएशन के लिए हमने लेनी होती है तो कोई मसला नहीं। रिकॉन्सिलिएशन 5 चीजें क्या आती है, एग्जेम्प्ट इनकम आती है, परमानेंट डिफरेंसेस आते हैं, प्रायर ईयर आती है, रेट ऑफ चेंज आती है, और लोअर और हायर रेट इनकम्स। ये 5 चीजें हम एडजस्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट पर, तो जो हमारा टैक्स एक्सपेंस आता है ये आपस में क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। अब पूछे कोई क्वेश्चन है, फिर हम इससे नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करेंगे तो बात और ज्यादा आपके लिए क्लियर होगी। जी राबिया। सर एक दफा ना सारी स्क्रीन मिनिमाइज कर दें। मैं कर देता हूं। बस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो आपने पहले करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन सीखी है, जिसके थ्रू हमने करंट टैक्स कैलकुलेट किया, जिसके थ्रू आपने डेफर्ड टैक्स, हमने उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं की, वो वैसे ही है जैसे कर रहे हैं, वो करंट टैक्स भी वैसे है। ये नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है जो इनकम स्टेटमेंट की है, मतलब जब वो कहेगा डिस्क्लोजर्स, तो डिस्क्लोजर्स 2 तरह के डिस्क्लोजर है, एक इनकम स्टेटमेंट के, एक बैलेंस शीट के। ये देखिए हमने इसमें जितनी भी बात की एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंस कहाँ आता है, टैक्स एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, बैलेंस शीट में नहीं आता। तो ये नोट किसका है, हमारे बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स है। इसके अंदर 2 चीजें बननी है, नंबर 1 टैक्स एक्सपेंस का नोट, टैक्स एक्सपेंस के नोट के अंदर क्या आना है, करंट टैक्स, करंट टैक्स के अंदर क्या आना, फॉर द ईयर प्रायर ईयर, फिर डेफर्ड टैक्स, फॉर द ईयर रेट ऑफ चेंज, फिर टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। और नंबर 2 इसमें क्या बन जाएगी, रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट लिखेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर उसका रेट लगा के हम वो टैक्स निकालेंगे, उसको डबल लाइन करेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे किन आइटम्स की, नंबर 1 एग्जेम्प्ट इनकम, नंबर 2 परमानेंट डिफरेंस, नंबर 3
प्रायर ईयर, नंबर 4 रेट ऑफ चेंज, और नंबर 5 लोअर या हायर रेट ऑफ इनकम। तो इस रिकंसिलिएशन, ये एडजस्टमेंट के बाद जो हमारा टैक्स एक्सपेंस इधर बनेगा, टैक्स की जो फिगर रहेगी, टैक्स एक्सपेंस नहीं कहेंगे, जो इधर टैक्स की फिगर रहेगी वो मैच होगी किसके साथ, जो टैक्स एक्सपेंस है हमारा। बात क्लियर होगी सबके लिए? बात समझ लगी है? किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म का बच्चे पूछ ले, कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी। ये इंतहाई आसान है, ये मुफ्त के नंबर होते हैं, ये रिकंसिलिएशन और इस चीज के वो बाज़ औक़ात 14 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है। जी अली उसने सर ये रेट ऑफ चेंज दोबारा बता दें। रेट ऑफ चेंज है वो मैंने अभी इसकी डिस्कशन करनी है, रेट ऑफ चेंज की आपकी, ठीक है? अभी मैं डिस्कशन सर ये डिफर कैसे होता है सर? ये डिफर कैसे होता है मैं अभी बताता हूँ। मैं आपको म्यूट, ये शोर बंद करें। जो रेट ऑफ चेंज है, मैं इधर एक मिनट में, इधर मैं भी एग्जांपल कोई दी हो रेट ऑफ चेंज की, मैं उधर से आपको करवा दूं, नहीं तो मैं अपनी एग्जांपल, ये रेट ऑफ चेंज से मुराद टैक्स ईयर या 2020 की बात करें तो लेस टैक्स का रेट था 30%, ठीक है? जब आया नेक्स्ट ईयर, टैक्स ईयर 2021, टैक्स का रेट हो गया 35%। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट का चेंज हो जाना आफ्टर 1 ईयर। ड्यूरिंग ईयर की बात नहीं कर रहा, अगर ड्यूरिंग द ईयर चेंज होगा तो ईयर एंड के ऊपर वही रेट लगेगा जो नया है। मतलब 2020 के अंदर, इसका मतलब जब हमने 2020 की डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन की, तो डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करते वक्त जो हमने क्लोजिंग लायबिलिटी बुक की वो किस रेट पे की है, वो 30% के साथ की है। अब क्योंकि टैक्स ईयर 2021 में वो रेट किया हो गया 31%, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब हम 2021 की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, डेफर्ड टैक्स या टैक्सेबल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो सकती है, एसेट भी हो सकती है, कोई भी चीज, तो वो हम करेंगे 35% के साथ। लेट अब 35% के साथ, अब एक चीज को समझे, देखिए अगर मैं कहता हूं मेरा डिफरेंस इज, लेट टैक्सेबल या डिडक्टेबल को भी, मेरा डिफरेंस इज 100 रुपया, लेट मेरा डिफरेंस इज 100 रुपया। टैक्स रेट था सेम 30%, पिछले साल भी और इस साल भी। एक मिनट, जी लेट अज्यूम करें टैक्स ईयर 2020, ये टैक्स ईयर अब ईयर एंड की बात कर रहा हूं, वो तो रेट चेंज होता है टैक्स ईयर की वजह से, इसलिए मैंने वहां टैक्स ईयर की बात की, टैक्स ईयर में एक में ज्यादा एक में कम। अगर ईयर 2020 और 2021 की बात करूं, रेट दोनों साथ 30% ही था, और दोनों साथ टेम्परेरी डिफरेंसेस भी कितने थे, लेट एक दफा 30% लिया तो 100 का आ गया 30, और 2021 में भी मैं कहूं उसका टेम्परेरी डिफरेंसेस कितना है, 100 ही है, तो 2021 में जब 30% रेट अप्लाई करूंगा तो 30 आ गया। जस्ट समझाने के लिए आपको,
मतलब देखा जाए 2020 और 2021 दोनों में टेम्परेरी डिफरेंसेस थे 100, रेट भी सेम था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने की आ गई 30 की, इधर भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई 30 की, मतलब एक्चुअल डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर क्या है 0। ठीक है, एक्चुअल डेफर्ड टैक्स डिफरेंस फॉर द ईयर क्या है 0। अब यही एग्जांपल है, इस एग्जांपल में मैं रेट चेंज करता हूं 2021, ओरिजिनल डिफरेंस कितना है 100, उसमें कोई फर्क नहीं। अब ये जो सा है हमारा 2020 में कितनी आई थी लायबिलिटी 30, क्योंकि रेट कितना था 30%। अब 2021 में रेट हो गया 35%, तो अब कितनी लायबिलिटी आएगी 35, तो डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर कितना आ गया 5 का। अगर देखा जाए पिछली एग्जांपल में और इस एग्जांपल में, जब डिफरेंसेस डेफर्ड टैक्स 2020 और 21 में रहा सेम, मतलब इधर भी 20 और 21 में डिफरेंस कितना था सेम, तो टैक्स लायबिलिटी भी सेम है, तो हमें फॉर द ईयर भी कोई चार्ज नहीं किया, होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि डिफरेंस लास्ट टाइम में जितना डेफर्ड टैक्स का था उतना है। टोटल डिफरेंसेस की बात जी, अभी जब हम 2000 रेट ऑफ चेंज में आए, इसमें भी वही एग्जांपल ली, डिफरेंसेस में कहता हूं फिर दोनों साल 100 रुपया ही था, जब 100 रुपया ही था, एक साल 30% रेट लगा, अगले साल 35% का, ओपनिंग 30 के साथ था, क्लोजिंग 35 के साथ था, 5 का डिफरेंस आ गया फॉर द ईयर। जबकि देखा जाए तो डेफर्ड टैक्स डिफरेंसेस इस केस में पिछले केस में सेम था, इसका मतलब फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस तो आना नहीं चाहिए था, डिफरेंस तो चेंज नहीं हुआ। ये जो 5 है, ये 5 किस वजह से आ रहा है, ये 5 क्रिएट हो रहा है चेंज ऑफ रेट की वजह से। अगर चेंज ऑफ रेट ना होता, अगर चेंज ऑफ रेट ना होता, तो यहां हमारा डिफरेंस 5 का नहीं आना था, वो क्या आना था 0 आना था। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझे, इसका मतलब जो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है जो रेट ऑफ चेंज की वजह से डिफरेंस आया ना, उसको सेपरेट शो करना है, उसको आपने इस तरह एक्सपेंस पर शो नहीं करना। तो उसका एक मेथड बताया, उसका एक तरीका बताया, वो क्या तरीका था, फैज मुझे ये बात पूरी कंप्लीट कर लेने दो, तो फिर आपके ऊपर। स्टैंडर्ड ने ये कहा, आपने क्लोजिंग जो लायबिलिटी है, क्लोजिंग एसेट है डेफर्ड टैक्स, वो तो जो करंट टैक्स ईयर है उसी से चेंज करना है, मतलब हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक आती है हमारे पास ओपनिंग लायबिलिटी, एक हमारे पास आती है क्लोजिंग लायबिलिटी। ठीक है, क्लोजिंग के लिए क्या करते हैं, जो डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, जो नया टैक्स रेट। स्टैंडर्ड कहता है जो ओपनिंग लायबिलिटी है उसको रीस्टेट कर लो, रीस्टेट से मेरा उस ओपनिंग लायबिलिटी को चेंज कर लो। लेट, मैं कहता हूं 30% टैक्स था रेट, अब हो गया 35%, तो इसका मतलब 30% के हिसाब से मेरे पास लेट ओपनिंग लायबिलिटी आ रही है 300 ओपनिंग लायबिलिटी। ये ओपनिंग लायबिलिटी कैसे ली होगी 300, याद करें जो भी लास्ट टाइम डिफरेंस होगा, डिफरेंस का 30% ले लिया, ये आ गया। इसका मतलब हम इसको रीस्टेट का मतलब क्या, वो कह रहे ओपनिंग लायबिलिटी को करो 35% पर रीस्टेट। अगर हमने ओपनिंग लायबिलिटी को 35% पर लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस 300 को, ये नीचे वर्किंग करो, 300 को डिवाइडेड बाय करेंगे 30%, ये क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल डिफरेंस, इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 35%, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नहीं उसकी लायबिलिटी वो क्या बन जाएगी, लेट 350 ओपनिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इधर 50 का डिफरेंस आया है, दैट इज चेंज ऑफ रेट, चेंज ऑफ रेट। चेंज ऑफ रेट ने ओपनिंग लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, कितने से 50 के साथ। अगर ओपनिंग लायबिलिटी इंक्रीज हुई है मतलब लायबिलिटी क्रेडिट और डेबिट क्या होगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। जो रेट ऑफ चेंज हमने उधर लिखा था ना, और आपने कहा था सर ये चेंज ऑफ रेट कहां से है, ये फिगर है वो चेंज ऑफ रेट की, ये वाली जो जाएगी उस जगह पर, जो जाएगी उस जगह पर एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही, लायबिलिटी क्रेडिट
और उधर वो एक्सपेंस बन जाएगा। लेकिन अगर यही रेट 30 की बजाय 25 हो जाता, 30 की बजाय 25 हो जाता, 25 ना ले, इसको 20 ले ले, तो हम 300 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाई 0.2 करते, तो हमारी ये क्लोजिंग लायबिलिटी फिर क्या बन जाती, ये 300 क्लोजिंग लायबिलिटी आनी थी 200 की, और ये जो 100 का रिवर्सल है ये हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब लायबिलिटी डेबिट, और वो वाला टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट जहां पूछा सर ये कहां से आ रहा है चेंज हो गया, वो यहां से आ रहा है। बात क्लियर? अब हमारे लिए डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, अब डेफर्ड टैक्स की जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें जब कंपैरिजन करने जाएंगे तो कंपैरिजन के लिए जो हम क्लोजिंग को ओपनिंग के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसके कंपैरिजन के अंदर हमारा जो ओपनिंग आएगा वो 350 आएगा, 300 नहीं आएगा। बात क्लियर हुई? किसी बच्चे का क्वेश्चन? जी फैज। क्यों भाई रिपीट कर दो जरा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों था आपने लास्ट में बताया 350 वाला? मतलब हमने ओपनिंग लायबिलिटी को रीस्टेट कर लेना है, ओपनिंग लायबिलिटी को रीस्टेट करेंगे, जो भी टैक्स रेट होगा उस टैक्स रेट के साथ उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय न्यू टैक्स रेट कर देना है, तो हमारे पास ओपनिंग रीस्टेटेड फिगर आ जाएगी। जो दोनों का फर्क है वो हमारा चेंज फॉर द ईयर आएगा ड्यू टू रेट ऑफ चेंज। बात क्लियर हुई? जी क्लियर। मतलब ये देखिए, ओपनिंग 300 थी लायबिलिटी 30% के हिसाब से, रेट हाँ चेंज जी हो गया 35% हो गया, मैंने क्लोजिंग रीस्टेट कर जी दिया। कैसे किया? 300 डिवाइडेड बाय 30% मल्टीप्लाई 35% आ गया। अब मैं कहता हूं मेरा ओपनिंग हाँ 300 जी आ नहीं गए। 350 होना चाहिए रेट ऑफ चेंज की वजह से। इसका मतलब मुझे ओपनिंग को 300 से 350 पर लेके जाने के लिए एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो जाएगा ना, वैसे तो नहीं हो जाएगा। वो एंट्री जी क्या आएगी? ये जो जी लायबिलिटी क्रेडिट और टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स एक्सपेंस के अंदर ये कहां शो हो रहा? जहां वो डेफर्ड टैक्स के अंदर हम रेट ऑफ चेंज लिखते हैं। बात क्लियर? ठीक जी। क्यों भाई ये जो 300 में से आपने 100 माइनस किया, ये वो मैंने कहा था अगर रेट हो जाएगा 20%, 100 माइनस नहीं किया, ये मैंने निकाला, ठीक है फिर जी। ये और ये डिफरेंस ले लिया। ठीक ये है, मतलब कि आपने उसका मतलब कि रिवर्स उसके हाँ अंदर ये मैंने इंक्रीज हुआ, किया। इसमें डिक्रीज अगर हो गया रेट रेट। 30% से चेंज होके 35% हो गया, और ये मैंने किया अगर रेट 30% से जी चेंज होके 30 20% से हो 20 गया। हो गया, हाँ, तो यहाँ वो 20 इनकम हो बन जाएगी, डेफर्ड टैक्स इनकम बनेगी उस जगह पे जाके। बात क्लियर? गया जी। ठीक ठीक हो गया, थैंक यू। अब एग्जांपल नंबर हम 33 पे चलते हैं। तंजीम में आपका क्वेश्चन है तो पहले एग्जांपल 30 ये कर ले, उसके बाद में क्वेश्चन। प्रॉफिट बाय टैक्स एट 30%, ए लिमिटेड रिकॉग्नाइज अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ रुपीस 30,000, इट हैज बीन टेंपरेरी डिफरेंस ऑफ रुपीस 1 लाख। उसने खुद बता दिया टेंपरेरी डिफरेंसेस 1 लाख, ना भी बताया तो हम इस 30,000 को डिवाइड करेंगे 30% तो हमारे को टेंपरेरी डिफरेंसेस आ जाएगा। द टैक्स रेट चेंज टू 20% ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसका मतलब टैक्स रेट चेंज हो गया। अब इसका मतलब ये जो क्लोजिंग लायबिलिटी है, क्लोजिंग लायबिलिटी तो हमने 25% से लगानी जो उसने भी निकाली, इस यहां तक तो कोई मसला नहीं, ये हम वो ये जो। अब आ गया मूवमेंट की बात। देखिए, डेफर्ड टैक्स ब्रो फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग, उसको उसने क्या किया? रीस्टेट किया किसके मुताबिक? क्लोजिंग। वो क्या किया हमने? 30,000 डिवाइडेड बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 25%। वो क्या आएगा आंसर हमारे पास? वो 25,000 आ गया। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 5,000। मतलब ओपनिंग लायबिलिटी अब 30 से जा रही है 25 के ऊपर, हमने डिक्रीज करनी है, तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट होगी, इसलिए उसने लेस का साइन किया। वो जो टैक्स एक्सपेंस के अंदर डेफर्ड टैक्स चेंज ऑफ रेट है, वहां जाके ये हमारी इनकम बन जाएगी। अब उसके बाद यही ओपनिंग बन गई हमारी। इस 25 और 45 क्लोजिंग का फर्क लिया, अब पुरानी ओपनिंग को वो भूल गया। बात क्लियर होगी? अब क्वेश्चन पूछो। तंजील आपका क्वेश्चन था, आप हैंड रेज करें बच्चे। जी तंजील। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो डिफरेंस लेना, ये ओपनिंग के साथ लेना है क्लोजिंग के साथ लेना डिफरेंस? नहीं, ये दो ओपनिंग्स के साथ, ये देखो, ये 300 को ही हमने रीस्टेट करके 350 किया, क्लोजिंग को नहीं किया मैंने। बात जी समझ? सर इधर भी देखिए, जी ओपनिंग 30,000 को 25,000 लिखा है रीस्टेट करके,
और जी। ये जो 25 और 30,000 जो दोनों ओपनिंग, मतलब एक पुराने रेट के साथ ओपनिंग, एक नए रेट के साथ ओपनिंग, उन दोनों का जो फर्क है वो है रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, जब ये फर्क लेने के बाद जब नया रेट के साथ ये फिर हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस ये बन जाएगा। अब जो हमने फॉर द ईयर कैलकुलेट करनी है वो उसी तरह करनी है, ओपनिंग और क्लोजिंग का फर्क, लेकिन यहां पर ओपनिंग कौन सा लेना है, जो नए रेट के साथ है। नई रेट के साथ। क्लियर? जी सर, जो रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा वो 5000 जाएगा क्योंकि चेंज वो आया इसके अंदर। बिल्कुल। और वहां जाके अच्छा अहम चीज, ये 5000 एक तो इधर आ गया, एक ये टैक्स जी। एक्सपेंस वाला जो बनेगा जिसमें हम निकलेंगे करंट टैक्स और करंट डेफर्ड टैक्स। टैक्स। डेफर्ड टैक्स के अंदर आएगा डेफर्ड। रेट ऑफ चेंज, इधर जी सर। 5000। अब लिबिलिटी डिक्रीज हो रही, लिबिलिटी डेफर्ड, तो इधर क्या बनेगा, वो इनकम। इनकम बन जाएगी। ठीक है, अब जब रेट ऑफ उधर हम करेंगे, जब हम रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, अभी ये रेट ऑफ चेंज रिकॉन्साइल करने के लिए मिल जाएगी चीज। ठीक हो गया? अब वो आप रट्टा लगा सकते हो, रेट ऑफ चेंज की फिगर आएगी तो उधर हम लिख देंगे रिकॉन्सिलिएशन। ठीक सर। अब एक छोटा सा इसने रिकॉन्सिलिएशन का क्वेश्चन दिया है, हम इसको देखते हैं। बी लिमिटेड हैड अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, दिस कंटेन इनकम ऑफ ₹20,000 विच इज नॉट टैक्सेबल। ये कौन सी होगी? एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, अब रिकॉन्सिलिएशन से पहले हमने क्या, बी लिमिटेड टैक्स कंपटीशन इज अकाउंटिंग प्रॉफिट लिया, उसमें एड बैक इन डेप्रिसिएशन ऐड कर दी, डिडक्ट एडमिसिबल डिडक्शंस, टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन लेस कर दी, और ये लेस कर दी गई क्या? इनकम नॉट टैक्सेबल। ये तो वो है ना टैक्स डेप्रिसिएशन और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इसका तो कोई एज इट इज प्रॉब्लम नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस है, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम आ गई। उसके बाद इसने रेट निकाल के करंट टैक्स निकाला, ये वो काम है जो हम पहले भी करते थे। उसी बाद उसने ये देखिए टैक्स एक्सपेंस का नोट बनाया, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स के अंदर ये ले लिया, डेफर्ड टैक्स के अंदर ये उसने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से ले ली फॉर द ईयर बच्चे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोच से क्या किया उसने समझाने के लिए आपको, उसने कहा इस 1 लाख का और 1.5 लाख का डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग बेस 1 लाख, टैक्स बेस कितनी है? 1.5 लाख, इन दोनों का फर्क है 50,000। ये सिर्फ इसने इसलिए इधर किया है कि आपको समझा सके, इसके फर्क से उसने इधर क्या निकाल दिया? डेफर्ड टैक्स निकाल दिया, और ये टोटल बन गया टैक्स एक्सपेंस। जबकि अगर हम होते तो हम करंट टैक्स इसी तरह निकालते, डेफर्ड टैक्स का अगर उसने वो बैलेंसेस दिए होते हमारे पास किस चीज के बैलेंसेस? एसेट्स के, तो हम एसेट के बैलेंसेस से क्लोजिंग निकालते, ओपनिंग क्लोजिंग का फर्क लेते, फिर आया था ये 15,000। लेकिन इसके अंदर डाटा नहीं था तो उसने उसी के तरीके से कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब वो जा रहा है रिकॉन्सिलिएशन की तरफ। देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट 5 लाख, एप्लीकेबल टैक्स रेट 30%, अकाउंटिंग प्रॉफिट इनटू एप्लीकेबल टैक्स रेट किया उसका 1,50,000। अब लेस की एग्जेम्प्ट इनकम के ऊपर, टैक्स ऑन एग्जेम्प्ट इनकम। एग्जेम्प्ट इनकम कितनी थी? 20,000, उसका 30% लिया रेट तो लेस कर दिया, और ये देखिए ये वाला बैलेंस इज इक्वल टू दिस बैलेंस। ये जो दूसरा परसेंटेज वाला मेथड है इसको आप बच्चे छोड़ दें, ये थोड़ा सा हो जाता है, आप दूसरे मेथड से करें ऊपर वाला, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। किसी बच्चे का क्वेश्चन नहीं आता? क्वेश्चन नहीं? ओके, हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। She was incorporated on 1st January 2015, यकम जनवरी 2015 को हुई। In the year ending 31st December 2015, the company made a profit before taxation of ₹1,21,000. During the period, she made the following capital addition: प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हुई, मोटर व्हीकल्स हुई है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन दी गई है, टैक्स डेप्रिसिएशन दी गई है, और उसके बाद क्या? टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 30%। द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द ईयर एंड 31 शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। एक तो उसने निकाला प्रॉफिट, उस जो भी प्रॉफिट दिया गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो उसके बाद उसमें हम वो करने चले गए एडमिसिबल या इनएडमिसिबल की
एडजस्टमेंट्स, तो ऐड कर दी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और लेस कर दी टैक्स डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया और उस पर ये निकाल दिया। ये वही है जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, इसके अंदर कोई एज इट इज मुश्किल चीज नहीं है। और द डेफर्ड टैक्स बैलेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए यहाँ बड़ी एक अहम चीज, अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताएं उसने डेफर्ड टैक्स किस मेथड से कैलकुलेट किया, कोई बच्चा हैंड रेज करके बताए। जी तंजील, सर पीएल मेथड से, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई और स्टूडेंट? गलत है आंसर आपका, बैलेंस शीट अप्रोच है ये प्रॉफिट एंड। तंजील में अब ऐसे जी बेटा आप बताएं। सर बैलेंस शीट अप्रोच सही आंसर। आप देखें क्वेश्चन के ऊपर दोबारा चलते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड शेप मेड द फॉलोइंग कैपिटल एडिशन, इसका मतलब ये प्लांट और ये मोटर व्हीकल ये कब खरीदी है? ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई चीज ड्यूरिंग द ईयर खरीदी है तो इनके रेलेवेंट ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट क्या होगा? नील, क्योंकि इसके अलावा कंपनी ने कोई अपना दूसरा एसेट हमें शो नहीं किया, तो हम कहेंगे कंपनी के पास ये दो एसेट्स ही है बस, ठीक है। और सबसे फर्स्ट क्या है? शेप बार इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब यकम जानी, मतलब यही एसेट है, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो कोई होगी नहीं, वो क्या है? जीरो। अब एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी है? 48,000 जमा 12,000 60,000 और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 11,000 लेस कर दी, तो क्या आ गया हमारे पास? 59,000 उसकी आ गई, सॉरी 49,000 उसकी आ गई कैरिंग अमाउंट। इसी तरह उसकी टैक्स बेस निकल सकती है 60,000 माइनस 15,000, वो आ जाएगी 45,000। टैक्स बेस आ गई 45,000। मैं इधर लिख रहा हूं टैक्स बेस 45,000, अकाउंटिंग बेस 49,000, दोनों को फर्क क्या है? 4,000। अकाउंटिंग बेस ज्यादा है, कौन सा डिफरेंट? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और इसके ऊपर जब 4,000 पर रेट लगाया तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई 12,000 की, 1200 की, सॉरी क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई 1200 की। अब ओपनिंग क्या है? जीरो, नील, जीरो या नील। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर जीरो है तो फॉर द ईयर क्या आ गया? सारे का सारा 1200 फॉर द ईयर आ गया। अगर इसी को आपके मैं प्रॉफिट एंड लॉस से बताऊं जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का फर्क लेना था, एसेट्स के क्लोजिंग नहीं लेनी थी। मतलब डेप्रिसिएशन लेते अकाउंटिंग और टैक्स बेस वाली। अकाउंटिंग कितनी है बच्चे? 11,000। टैक्स बेस वाली कितनी है? 15,000। एक्सपेंसेस है, रूल कौन से लगेंगे? लायबिलिटी पर। अकाउंटिंग बेस कम है, टैक्स बेस ज्यादा है, तो कौन सा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। बात क्लियर हुई सबकी? सब बच्चों की ये बात क्लियर हुई बच्चे? ये उसने किया हुआ, ये उसने लिया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, वो ओपनिंग 0, क्लोजिंग बैलेंस 12, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में 1200 लेके गया, ठीक है। और टोटल करंट कैसे टैक्स एक्सपेंस बना? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, इन दोनों को मिला के बन गया। हमने जो टैक्स एक्सपेंस का नोट बनाया था उसमें करंट टैक्स के अंदर फॉर द ईयर प्रायर ईयर भी आ रहा था और डेफर्ड टैक्स के अंदर रेट ऑफ चेंज और फॉर द ईयर। अगर वो रेट ऑफ चेंज और प्रायर ईयर एडजस्टमेंट नहीं दी तो वो नहीं आएगी, लाजमी नहीं है, जबरदस्ती डालनी ही डालनी। बात क्लियर? अब ये नेक्स्ट आपने कोशिश करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 36, ये आपने ये खुद करना है। ये सेम तरह के ये उसी एक एग्जांपल वो आगे लेके जा रहा है। SHEP वाले ये सारे आपने करने बच्चे। ये क्वेश्चन एक करते हैं और उसके बाद फिर इसके अंदर मैं देख रहा हूँ रिकॉन्सिलिएशन है, ताकि हमारी रिकॉन्सिलिएशन की भी थोड़ी सी, यस रिकॉन्सिलिएशन भी है, थोड़ा सा क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Wakal Limited has provided you the following information for determining its tax and deferred tax expense for the year 2014 and 15. ठीक है? During the year ended 31st December 2015,
द कंपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंटिंग टू ₹40 मिलियन, और 30 मिलियन क्या था 2014 का। द प्रॉफिट इंक्लूड कैपिटल गेन ऑफ ₹10 मिलियन एंड 8 मिलियन विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये दो आइटम आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, हम अकाउंटिंग प्रॉफिट लिखेंगे 2015 14 का, 15 का कितना है 40 मिलियन, 14 का कितना है 30 मिलियन। ये करंट टैक्स की करंट है, उसमें से 10 मिलियन लेस कर देंगे, इधर से 8 मिलियन लेस कर दे। क्यों लेस कर दी, ये एग्जम्प्ट इनकम है, इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होना। बात क्लियर। द अकाउंटिंग रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट एज एट 31 दिसंबर 2030 वर एज फॉलो। ये उसने 2014 का 31 दिसंबर का मतलब क्या है, 1 जनवरी 2014 का ओपनिंग दे दिया। मशीनरी की कॉस्ट, फर्नीचर की कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डब्ल्यूडी, ओपनिंग डब्ल्यूडी आ गई। नो एडिशनल डिस्पोजल फिक्स्ड एसेट वाज मेड इन द ईयर ऑफ 2014, मतलब 14-15 में कोई भी एडिशन या डिलीशन नहीं हुई। अब इसके रेलेवेंट करना क्या, हम इसके ऊपर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे और टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, उसने मेथड नीचे बताया होगा। और इसी तरह अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 2014 का नेक्स्ट हम अकाउंटिंग डब्ल्यूडीवी और टैक्स डब्ल्यूडीवी निकालेंगे। ये हमने खुद कैलकुलेट करनी है मशीनरी की, मतलब 175 में से हम 2014 की डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग लेस करेंगे तो 2014 का क्लोजिंग आ जाएगा हमारे पास मशीनरी का। इसी तरह फर्नीचर का आ जाएगा। फिर इसमें से ये होगी अकाउंटिंग के हवाले से। फिर टैक्स के हवाले से भी हम इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू देख के करेंगे क्या क्या नहीं। ये अकाउंटिंग रिटर्न ऑन वैल्यू और टैक्स वाली नहीं है, बार बार बता रहा हूं। Machinery was acquired on 1st January 2013 and it's being depreciated on straight line basis over its estimated useful life of 8 years. The tax base of machinery at 31st December 2013 was 90. ये मशीनरी की दे दी टैक्स डब्ल्यूडीवी ओपनिंग, और ये जो मेथड बता दिया ये उसकी डेप्रिसिएशन का मेथड बता दिया कि हम इस मशीनरी को डेप्रिशिएट कैसे करते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए फर्नीचर एंड फिक्सचर आर आल्सो डेप्रिसिएटेड स्ट्रेट लाइन बेसिस एट द रेट ऑफ 10 पर एनम। द टैक्स बेस ऑफ फर्नीचर और फिक्सचर एट, ये उसकी बता दी फर्नीचर एंड फिक्सचर की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 2014 की। नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ऑन बोथ टाइप ऑफ एसेट 10% डब्ल्यूडीवी मेथड। ये कौन सा रेट है, टैक्स रेट। टैक्स रेट कैलकुलेट कर लिया। द टैक्स रेट फॉर 2013, 14, 15 was 30%, 35% एंड 35%, 35% एंड 30%। मतलब 2013 में 35% ओके, 2014 में 35% ओके, 2015 में क्या होगा 30%। मतलब जब हम 2015 की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज 13 में नहीं आएगा, 14 के अंदर नहीं है। जब 15 के अंदर रेट ऑफ चेंज आएगा, क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तो हम नए रेट से निकालनी, तो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को क्या करेंगे, रीस्टेट करेंगे। और जो डिफरेंस है ओपनिंग ओल्ड का और ओपनिंग न्यू का, वो रेट ऑफ चेंज के अंदर जाएगा टैक्स एक्सपेंस के अंदर। ये इस एंट्री के लिए मैं देख जा रहा हूं कहां उसने रेट ऑफ चेंज को शो किया है। ये देखिए, ये रेट ऑफ चेंज, ये जो हमने तरीका सीखा है, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज है जो अगर हम 2015 का रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे तो ये उधर भी जाएगा। और इसके अलावा पूरा क्वेश्चन पढ़ा है, 2 आइटमें हमें नजर आई है रिकॉन्सिलिएशन की, एक एग्जेम्प्ट इनकम और एक रेट ऑफ चेंज। ये देखिए रिकॉन्सिलिएशन के अंदर एक वो आ गई अनटैक्स गेन मतलब एग्जेम्प्ट इनकम, और दूसरी क्या है रेट एंड चेंज 2015 के अंदर। और 2014 के अंदर रेट ऑफ चेंज नहीं आएगा और ना ही इधर उसने शो किया रिकॉन्सिलिएशन के अंदर। किसी स्टूडेंट का और क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर। जी फैज। क्यों भाई, पीछे क्वेश्चन में से एडजस्टमेंट पूछनी थी। हाँ पूछे, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23 की एडजस्टमेंट नंबर 6।
23 पर गए हो, बहुत पीछे से पूछ रहे, चलो कोई जाने दो। आज के लिए हमने जो नेक्स्ट पढ़ना था वो इतना ही है। होमवर्क जो दिया वही आपने कहना है, सर जिशान की क्लास एज पर टाइम टेबल होगी, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन करवाने के लिए आपको रिकॉन्सिलिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देना पड़ा जी। इसमें एडजस्टमेंट नंबर 6 प्रोविजन फॉर गारंटी वाली। Okay, HL sell goods with 1 year warranty and estimated that warranty expense are 3% of the annual sales. Actual payment during the year against warranty claim of the product sold during current and previous year was 2.5 current year or previous year 8 million. These has been debited to the admin expenses. बात क्लियर होगी। उसने कहा जी वारंटी एक्सपेंस था जो ड्यूरिंग द ईयर पेड हुआ है, टोटल अमाउंट है वो 10.5 मिलियन की, जिसके अंदर 8 प्रीवियस ईयर का था, ठीक है, और 2.5 किसका था, और 2.5 करंट ईयर का। करंट ईयर का। अब मुझे पहले बाकी स्टूडेंट इसको मैं 2 अकाउंट मेथड से कराऊं या 1 अकाउंट मेथड से कराऊं, मतलब प्रीवियर के अकाउंट के अंदर ही हर चीज है, जस्ट 2 अकाउंट में। ओके, अगर 2 अकाउंट है तो उसके अंदर क्या होगा, एक वारंटी, क्यों भाई एक मिनट, ट्रायल बैलेंस में इसका 10,000 रुपया भी दिया एक हुआ। मिनट में सारा कुछ ले, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट बनेगा और एक बनेगा प्रोविजन फॉर वारंटी, ऐसे ही है। अब बताओ प्रोविजन का क्या बैलेंस दिया हुआ उसने, ट्रायल बैलेंस ओपनिंग 10,000। 10,000, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अब ये जो अगर वारंटी एक्सपेंस है, वारंटी एक्सपेंस कितने से है, 10.5 मिलियन से, ऐसे ही है। ये एडमिन में है, ये तो इधर से अमाउंट निकल के फिर हमारा एक्सपेंस बनना है। इसका मतलब एडमिन एक्सपेंसेस क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। एडमिन एक्सपेंसेस क्रेडिट 10.5 मिलियन से, और डेबिट क्या कर देंगे, वारंटी एक्सपेंस 10.5। ये इसलिए किया है ताकि हम एक एग्जैक्ट फिगर लेके जाए उधर। तो वो एडमिन एक्सपेंसेस 10.5 से क्रेडिट और वारंटी एक्सपेंस कितने से आ जाएगा, 10.5 मिलियन डेबिट, ठीक है। अब क्लोजिंग प्रीवियन हमने कैलकुलेट करनी है जी। अब 3% ऑफ द सेल बताए क्या है उसमें, 6042। 6042। अच्छा, एक 6042 आया आपका आंसर। 3% ऑफ द सेल, मैं इधर कलर चेंज करता हूं, सेल 6042। अब मुझे ये बताएं, जिस सेल्स के रेलेवेंट एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुका है, मतलब वारंटी क्लेम हो, क्या उसके ऊपर भी दोबारा प्रीवियन बुक करनी चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 6042 है ये प्रीवियन तो है, लेकिन किसकी, टोटल सेल्स। अगर कोई क्लेम ना होता इस साल क्लेम से मुराद करंट ईयर की सेल का, इस साल सेल से मुराद करंट ईयर की सेल का कोई क्लेम ना होता, फिर हम प्रीवियन 6042 से पूरी बुक करते और हम कहते एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर। लेकिन इस साल सेल्स के अगेंस्ट क्लेम आया है, एम आई राइट? जी। तो इसका मतलब 6042 को अब बुक कर देना एक किस्म का रॉन्ग वैल्यूएशन नहीं हो जाएगी हमारी, सारी की सारी ये बुक कर दिया कि, तो हम क्या करेंगे, जो करंट ईयर में एक्सपेंस आ चुका है हम कहेंगे उतना एक्सपेंस लेस करके बाकी की प्रीवियन बुक करो जी। ऐसी होगा 6042 माइनस 2500, तो हमारे पास आ जाएगा 3542 की प्रीवियन बुक होनी चाहिए, जबकि 6042 की नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब इन दोनों का फर्क क्या आएगा, 3542 माइनस 10,000, वो आ गया हमारा 6458। ये अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो वारंटी एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ऐसे अब इधर से हमारे पास आएगी एक बैलेंसिंग फिगर जो बनेगी 4042 की, ये क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बन जाएगा, डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुराद क्या, अब ये फिगर एडमिन एक्सपेंस के अंदर चली जाएगी 4042। इसका मतलब क्या है, हम एडमिन एक्सपेंस से पहले 10,500 लेस करेंगे
ठीक है। फिर उसके ठीक। बाद 4042 एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। ऐड करें। उसकी वर्किंग ठीक है भाई। डिफिकल्ट है, उसकी वर्किंग डिफिकल्ट है, उसको छोड़ दे। जी जी, मतलब उसकी वो वर्किंग समझ के ही नहीं लिए आ रही थी। ये आप इसको लिखे 10,500, ठीक है। ये लिखे 4042 ये ना, ये ले। जी 4042। अब हमें क्या पता चला इस वर्किंग से, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बना है हमारा 40, ये हमारी क्या है, क्लोजिंग प्रोविजन, ऐसे ही है। जी अब हम जब करंट टैक्स की कैलकुलेशन करने जाएंगे तो करंट टैक्स के अंदर ये जो 4042 इसको ऐड कर देंगे, ऐसे ही है करंट टैक्स के अंदर। जी और लेस, जी। लेस क्या करेंगे, 10.5। 10.5। बात के लिए देखो, जी मैंने क्वेश्चन सीधा कर दिया ताकि आपके अगली वर्किंग भी इसके साथ मैच हो जाए। ये देखिए, जी ये देखिए उसने क्या लिया है 4042। आप परेशान हो थे ये क्या किया, इसको छोड़ो, जो भी किया हमारी कैलकुलेशन यही है। ये ठीक ठीक हो हो गया, गया क्यों भाई, ठीक हो। ये देखिए थैंक यू। ये एक्सपेंस किया 10,500 मैच हो गया। अब हमारी जी जब जी डेफर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, हमारी क्लोजिंग प्रीमियम बैलेंस शीट में कितनी आ रही है, 3542 की, ऐसे ही है। जी देखो जी। यही उसने शो किया, ये इसने जी कैसे किया इसकी टेंशन छोड़ दें, हमने वो सीख लिया कैसे ठीक किया। है क्यों भाई, ठीक है, ठीक हो। थैंक यू क्यों भाई। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है पीछे से तो पूछ ले, क्योंकि आगे हमने और टैक्स का नहीं पढ़ना। जी राबिया। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, जी इसका जिस दिन हमने किया था वो लेक्चर अपलोड कर दें 6 जनवरी का प्लीज। चलो मैं इसमें कुछ और कन्फ्यूजन। और कौन सा थैंक यू क्वेश्चन आप पूछ ले, क्वेश्चन में भी जिस सर। बच्चों ने 23 नहीं सर, ओवरऑल एक दफा फिर से वो लेक्चर सुनना है, थोड़े से प्रॉब्लम से। चले ठीक है मैं अपलोड करवा दूं। जियो मैथ, मेरे बेटा खुद को अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जियो मैथ सर आज का लेक्चर भी अपलोड सर आज का भी लेक्चर अपलोड कर दो, इंटरनेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। चले मैं आज का भी लेक्चर अपलोड करवा देता हूँ। ओके, और कोई क्वेश्चन आपका, कोई क्वेश्चन नहीं? थैंक यू सर। हेलो, नहीं सर। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज करके पूछ ले। जी तंजीम। सर जो सर दिशानी की क्लास सुनी उन्होंने टैक्सी करवाना है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करवाना है? नहीं नहीं टैक्सी सर करवाएंगे, इससे नेक्स्ट जो भी होगा अच्छा सर। टैक्सी सर, वैसे इसमें कुछ रहता है अभी भी? इसमें से एक डिस्क्लोजर रह गया है, जिस तरह हमने कहा ना नोट्स टू द अकाउंट, एक ये मैंने जी जितनी सर। भी आज डिस्कशन की, ये मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस के रेलेवेंट नोट्स है, याद होगा आपको, ठीक जी है। सर। इसी तरह बैलेंस शीट के नोट्स है, वो मुश्किल, वो बिल्कुल सिंपल है। वो मतलब जो करंट टैक्स की आप सॉरी जो आप डेफर टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं ना, उसी की जी सर। प्रेजेंटेशन है बस, और कुछ भी नहीं उसमें। ठीक है सर। मतलब इसमें कुछ रह नहीं गया है किसी का, हो गया कंप्लीट, लेकिन वो एक चीज आपको बतानी तो है ना फिर भी। ओके ओके बेटा, फिर अल्लाह हाफिज।